मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस के इस इंटरव्यू प्रोग्राम में स्वागत है। और आप सभी जो ईपीएफओ के एपीएफसी और ईओ ईओ से जुड़े अभ्यर्थी हैं, जो आप अपने साक्षात्कार की तैयारी के लिए पूरी जी जान से लगे हुए थे और अब ब्रेकअप कर दिए हैं, तो आते हैं अपने आज इस तीसरी क्लास में, जो पुनर्रिवीजन क्लास है, उस पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे हम इंटरव्यू के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो स्क्रिप्ट 2023 के इस समय इंटरव्यू चल रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट पर चर्चा करेंगे। क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आप अभी से कैसे तैयार करें। आप अगर जब इंटरव्यू दे रहे होंगे तो यहाँ से जुड़े कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे, आज हम ईपीएफओ की संरचना पर चर्चा करेंगे। ईपीएफ एक्ट कब आया और इसकी स्थापना क्यों की गई, स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, और आज ये कितने खातों का संचालन कर रहा है, इससे जुड़े कितने एक्ट लाए गए हैं, इससे जुड़ी कितनी योजनाएं चल रही हैं और इसकी संरचना क्या क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास रिवीजन क्लास में ये आपका रहेगा। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न यहाँ से हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ उन विषय वस्तुओं पर भी चर्चा करेंगे जो आपके इंटरव्यू के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और आपको अभी विभिन्न परीक्षाओं में आप इस समय लगे हुए हैं, जैसे यूपीपीसीएस है और भी विभिन्न परीक्षाएं हैं, उसमें आप लोग लगे हुए हैं। उसके साथ ही साथ आप लोग इस क्लास को अभी केवल ऑनलाइन मोड में देख रहे हैं, शीघ्र ही ये क्लास ऑफलाइन मोड में भी हो जाएगी रिवीजन क्लास। क्योंकि अभी आपकी परीक्षाएं हैं तो आप लोग इसको कंटिन्यू वहां से कुछ समय निकाल करके देख सकते हैं। मित्रों, शुरुआत यहाँ से करते हैं। कई लोग फोन कर रहे हैं कि आप कैसे कह रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है वो मई का सेकंड वीक मिल रहा है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि, लेकिन जानकारियां जो मिल रही हैं वो आपके इंटरव्यू के जो तिथि घोषित हो सकती है वो मई से इंटरव्यू आपका प्रारंभ हो सकता है, जिसके शेड्यूल जो हो सकता है आपके अप्रैल के लास्ट में घोषित हो जाए, तो ये अप्रैल में घोषित हो जाए। तो ये जानकारी मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ 100% है, लेकिन अधिकांशता ये सत्य हो सकती है। इतना मानकर चलिए कि अधिकांशता सत्य हो सकती है। और आपको फिलहाल इंटरव्यू तो आपका होना ही होना है। अप्रैल में, इधर जनवरी में होना था, नहीं हुआ। दिसंबर में होना था, नहीं हुआ। जनवरी, फरवरी, मार्च में नहीं हुआ। अप्रैल में संभावित था, लेकिन मई में तो आपका होना ही है। अगर मान लिया किसी भी कारण से 1% अगर टल जाए तो 1 महीना आप और एक्सटेंड कर लीजिए, लेकिन मई टलेगा नहीं। जहां तक मुझे जानकारी है मई नहीं टलेगा। तो मई जून में आपका एग्जाम, आपका इंटरव्यू संपन्न हो जाएगा इन दोनों महीनों में मिला करके। तो कुल मिलाकर के यह है कि आप अनावश्यक भागदौड़ और अनावश्यक परेशान होने से अच्छा है कि आप अपने इंटरव्यू की जो गतिशीलता है उसको आप बनाए रखें। इंटरव्यू से आप ब्रेकअप ना करें उसको, कि पूरी तरीके से आप अवरुद्ध ना हो जाए, बंद ना हो जाए। मतलब उसको आप चालू रखें, उसको आप जारी रखें। इसकी तैयारी जारी रहेगी तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसीलिए हमने इस रिवीजन क्लास को शुरू किया है, कि जिससे कि आप लोग इससे इस पर बने रहें, जुड़े रहें। और ये क्लास भी आपको ऐप पर भी मिल रही है, साथ ही साथ आपको यूट्यूब चैनल डीपीआईएस पर भी मिल रही है। तो डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर आपको ये क्लास मिल रही है। इसके फायदा ये है कि आप इसको कभी भी किसी भी समय इस रूप में देख सकते हैं। आप ऐसे अभ्यर्थी जो अभी तक क्लासेज नहीं किए हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं निरंतरता की कमी रही है, तो आपको इस क्लास के साथ जुड़ करके और आपको उस निरंतरता को पूरा कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको हमारे ऐप से अगर ऐप डाउनलोड करके अगर क्लास से जुड़ जाते हैं, तो वहां पर आपको जो हमारी क्लासेज हो चुकी हैं, जो बड़ी सिस्टमेटिक वे में है, वो सारी क्लासेज आपको लगभग 50 क्लासेज के आसपास है, वो पूरी क्लासेज आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएंगी। हाँ, अब इसमें हम एक एक मुद्दा भी उठाते चलेंगे, जो चर्चा करते रहेंगे, जो एक लॉन्ग टर्म का मुद्दा होगा। ठीक है, कुछ करंट अफेयर्स के मुद्दों को भी हम उठाते चलेंगे, जैसे नई सरकार जो आ रही है, इस सरकार का जो चुनाव होगा, जब आपका इंटरव्यू चल रहा होगा तो उस समय नई सरकार गठित हो रही होगी। तो मोदी 1, मोदी 2, मोदी 3 की सरकार की जो प्राथमिकताएं होंगी, उनके बारे में भी प्रश्न आपसे 100% पूछा जाएगा। नई सरकार का गठन कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि मोदी 3 सरकार, लेकिन हाँ, अगर मान लिया सरकार रिपीट हो जाती है तो वहां से आपके ढेर ढेर सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके लिए भी आपको सदैव ध्यान रखना होगा कि हाँ, जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं उस घटनाक्रम में वहां का क्या योगदान है। आप जानते हैं अंतरिम बजट आ रहा है। अंतरिम बजट से जुड़े कई प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो आपका फाइनल जो बजट आएगा वो जुलाई में आएगा। यानी ये अप्रैल, मई, जून
और जुलाई 4 महीने के लिए बजट ला रहा है आ रहा है, तो इस 4 महीने की इस बजट जो अंतरिम बजट होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके इंटरव्यू के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। तो कई विषय वस्तुओं पर आपको सदैव ध्यान देना है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, तो शुरुआत तो हम सबसे पहले यहीं से करते हैं। कुछ स्क्रिप्ट पर शुरुआत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ईपीएफओ संगठन से शुरुआत करते हैं। उसके बाद फिर हम आएंगे इंटरव्यू प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सिविल सेवा में इसमें पूछे जा रहे हैं, और उस पर डेफ पर आधारित आपसे प्रश्न जो पूछे गए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे आपको बताएं, जनवरी महीने में कई स्क्रिप्ट पर जो प्रश्न पूछा गया, तो सिविल सर्विसेज 2023 का जो इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू आप जानते हैं कि यूपीएससी ले रहा है, और आपका इंटरव्यू भी यूपीएससी लेगा। तो चूंकि सदस्यों पर हम चर्चा कर चुके हैं, जो भी सदस्य ले रहे हैं उन सदस्यों की का जो व्यूज होगा वो आपके इंटरव्यू के प्रति भी लगभग वहां से कुछ जुड़ा हो सकता है, जिसमें सबसे बड़ा जो आपका होगा वो डेफ पर होगा। तो डेफ पर प्रश्न जो पूछे गए उसको आपको तैयार करते रहना है, यानी डेफ आपका लगातार चल रहा है। ठीक है, हमने पिछले दिन भी बताया था कि डेफ पर आधारित कई प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, जैसे प्रश्न पूछा गया, नाम से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, कई दिन पूछा गया है, और हमने देखा कि लगभग नाम से जुड़े प्रश्न काफी पूछे जा रहे हैं, और पिताजी के ऑक्यूपेशन से जुड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपके पिताजी का जो व्यवसाय है, यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और इस व्यवसाय में आपका क्या रोल है। आपका क्या रोल है, ये प्रश्न कई दिन पूछे गए हैं और कई बार कई स्टूडेंट से पूछे गए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नाम से जुड़े प्रश्न है, आपका नाम क्या है, नाम के साथ जो अलंकारिक चीजें जुड़ी हुई हैं उनको जरूर आपको देखते रहना, तैयार करते रहना। हालांकि इसकी तैयारी हम पहले से करवा चुके हैं, जिसकी क्लास ऐप में जो 50 क्लासेज है उसमें बेसिक क्लासेज सब उसमें दी हुई है। ठीक है, तो अभी भी आपको क्या करना है, अगर कुछ कमियां रही हो तो आप लोग उसको देखें। ऐसे लोग जो नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग भी क्लास के साथ जुड़ करके और इनकी बारीकियों को देख सकते हैं। यह डेव से आधारित प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में। ठीक है, ये रहेगा। एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस समय लगातार पूछे जा रहे हैं, वो आपके पिताजी का व्यवसाय क्या है। ठीक है, पिताजी के ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उस प्रश्न में ये प्रश्न पूछा गया है, कई दिन पूछा गया है कि आपका रोल क्या है, मतलब पिताजी के व्यवसाय में आपका रोल क्या है। आप एक नागरिक, आप एक जागरूक व्यक्ति हैं, आप देखते हैं कि आपके पिताजी कृषि कर रहे हैं, खेती कामों में लगे हुए हैं, आप अपने घर पर हैं, तो आप कैसे पिताजी के व्यवसाय में अपना हाथ बंटवाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे उसमें एग्रीकल्चर के थे, गांव पृष्ठभूमि, ग्रामीण पृष्ठभूमि, उनसे भी पूछा गया। कुछ लोग जो है शहरी पृष्ठभूमि से रहे हैं, बिजनेस व्यापार से रहे, उनसे प्रश्न पूछा गया है कि बिजनेस व्यापार में आप अपने पिताजी के साथ क्या रोल अपनाते हैं। ठीक है, अब मान लिया आप फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आपने अपनी हॉबी में भी अगर कहीं ये डाल दिया है तो वहां से भी पूछा जाएगा। आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं आप लोग, तो आपका पिताजी के साथ या माता जी के साथ क्या रोल हो सकता है। मान लिया माता जी आपकी गृहिणी है, तो अब यहाँ से अदर प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। जैसे आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी माता जी आपकी गृहिणी है, तो माता जी के साथ आपका क्या रोल हो सकता है। ठीक है, माता जी के कार्यों में आप कैसे हाथ बटाती हैं, कैसे हाथ बटाते हैं। ठीक है, अब ये ज्यादातर प्रश्न में पूछा जाएगा, लड़कियों से पूछा जा सकता है, फीमेल कैंडिडेट से पूछा जा सकता है, तो आप लोग बड़ी संख्या में हैं, वहां से आपको इस पर कंफर्टेबल रहना है। ठीक है, कैसे आप किचन के कामों में उनके हाथ बटाती हैं, कैसे आप जब आपको पढ़ाई से समय मिलता है तो आप जो है उनके किचन को या खाना बनाने से संबंधित और भी जो घर की साफ सफाई है, या जो इंटरनल डेकोरेशन या इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं घर के अंदर होती हैं, उनमें आप कैसे अपनी मम्मी का हाथ बटाते हैं, अपनी माता जी का हाथ बटाते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक अच्छे आंसर की स्क्रिप्ट आपको तैयार कर लेना है। हाँ, यहाँ से हमारी ज़रूरत होगी वहाँ पर हम आपकी हेल्प कर देंगे।
तो एक अच्छे आंसर की स्क्रिप्ट आप यहाँ से तैयार कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ से कई प्रश्न और भी जनरेट हो सकते हैं, यहाँ पर प्रश्नों के और भी अधिक डायमेंशन से पूछे जाने की संभावना हो सकती है। आप जैसे आपने कह दिया कि हम किचन में भी माता जी का हाथ बंटाते हैं, तो किचन में क्या क्या आप क्या बनाते हैं, इस तरीके से प्रश्न वहाँ से जनरेट हो सकता है। तो मे भी आप वहाँ पर कई डायमेंशन में आप घूम सकते हैं। तो वहाँ पर अपने अंदर कंफर्टेबिलिटी लाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके डायमेंशंस पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। उसके लिए हम आपकी हेल्प करेंगे, कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। तो ये प्रश्न बहुत पूछा गया है, इस पर आप अपना ध्यान दीजिएगा। और ठीक है, अब लगातार डेफ आप जब आपका पूछा जा रहा है तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपका आ ही रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी आपके पास समय है, जैसे डेट आ जाएगी वैसे आपके पास और भी अधिक प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए डेफ के अंतर्गत ये जितने भी इस तरीके से प्रश्न आते हैं, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका मेंटेन होना चाहिए, उस पर आप अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि उसको तो लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। हम पूरे स्क्रिप्ट पर हम चर्चा कर दे रहे हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि उस पर प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया आपके गृह जिले पर, कई दिन प्रश्न पूछा गया आपका जो एड्रेस है, ठीक है, आपका जो पता है, तो गृह जिला पर प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर कई प्रश्न पूछे गए हैं, कई प्रश्न यहाँ से भी पूछे गए हैं। इसमें आपके जिले की क्या चीज फेमस है, ये प्रश्न पूछा गया है। क्या चीज आपके यहाँ की जो है पॉपुलर है, फेमस है, उस पर भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और आपके जिले में जो उसका जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट पर प्रश्न पूछा गया है, जिले के क्लाइमेट पर प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। वहाँ के एग्रीकल्चर पर प्रश्न पूछा गया है, वहाँ के डेवलपमेंट की स्टेटस पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि आपका डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है वहाँ का, तो उस पर प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्नों को आप ध्यान रखिएगा, अच्छे प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ये पूरा डेफ आपका मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। अब जैसे एक स्क्रिप्ट, अगर आप देखेंगे एक स्क्रिप्ट पर अगर प्रश्न पूछे, यहाँ पर हम एक स्क्रिप्ट देख रहे हैं, प्रश्न है ये 22 जनवरी का प्रश्न है। थिंक ऑफ इट एज ए कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड अस एंड टेल अस समथिंग अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड एंड वर्क एक्सपीरियंस। आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। तो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, एकेडमिक बैकग्राउंड पर प्रश्न पूछा गया है। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, प्रश्न पूछा गया है। वर्क एक्सपीरियंस आपका क्या है, उस पर प्रश्न पूछा गया है। फिर है जीएसटी इम्पैक्ट द पावर, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। आप सीएम टू लेवी एंड कलेक्ट सेल टैक्स, ठीक है। तो जीएसटी का इम्पैक्ट क्या है, जीएसटी का इम्पैक्ट क्या है, इस पर प्रश्न पूछा गया है। आप देखिए, इस समय चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, और सभी के लिए जीएसटी क्या बन गया है, इस समय सबसे दुधारू पशु के रूप में हो गया है। मतलब सबसे अधिक रेवेन्यू का सोर्स जो बना है वो क्या बना है, वो आपका जीएसटी बना है। तो चाहे सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी हो, इन
चाहे आपका IGST हो, आप देख रहे हैं कि एक बड़ी मात्रा में रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब ये रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से सरकारों को एक बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट को दोनों स्रोतों से, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी IGST से उनको एक रेवेन्यू जनरेट होकर के प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, वही उनको अपने SGST से भी उनका कलेक्शन अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो एक बड़ी मात्रा में आज ये क्या है, इसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है उसका इम्पैक्ट क्या है कि सरकारें उस पैसे से कोई वेलफेयर कार्यों में उसको लगा रही हैं। इससे क्या हुआ है, एक वेलफेयर स्टेट की संकल्पना जो अधिक सार हो रही है और राज्य अधिक से अधिक अपने कल्याणकारी कार्यों को संचालन करने के लिए किसी या सेंट्रल गवर्नमेंट से ऋण लेने के बजाय, बैंकों से ऋण लेने के बजाय, किसी संस्थाओं से ऋण लेने के बजाय, बल्कि वो अपने स्वतः जनरेट रेवेन्यू से अपने वेलफेयर कार्यों का संचालन करें। तो एक बहुत बड़ा प्रभाव इसका ये पड़ रहा है। फिर है इंडोर, अभी हमने बताया नहीं, इंडोर गार्डनिंग क्या है, इंडोर गार्डनिंग के बारे में बताइए। फिर है गरबा, गरबा अभी चर्चा में क्यों रहा है, प्रश्न पूछा गया गरबा अभी चर्चा में क्यों रहा है। तो भी आपने देखा कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में गरबा को मान्यता दी गई है। ठीक है, रंगोली क्या है, कहाँ का है, ये क्यों चर्चा में रहा है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताइए, टेररिस्ट आतंकवादी संगठनों के नाम बताइए, ये पूछा गया है। फिर है इंटरनेशनल पर पूछा गया है, रिसेंट ईरान और स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान, ईरान ने पाकिस्तान पर अभी अटैक किया है, ठीक है, उस पर पूछा गया है। फिर पाकिस्तान की जवाबी कार्यवाही, रिएक्शन ऑफ पाकिस्तान क्या रहा है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो जो ज्वलंत घटनाएं हैं लगातार आपको ध्यान देना है, बैठने से काम नहीं चलेगा कि अगर आपका इंटरव्यू डिले हो गया है तो आप बैठ करके और बस ठीक है आराम फरमा रहे हैं, नहीं, आपको बिल्कुल बैठने का टाइम नहीं। आपके लिए ये बहुत ही सही समय है, आपके लिए समझ लिया कि एक संयोग मात्र है कि इस तरीके की स्थितियां जनरेट हैं आपके साथ में, आपके पास एक अच्छा मौका मिल रहा है, इस अच्छे मौके का आपको पूरा फायदा उठाइए। और फिर हम आपके साथ हैं, सबसे बड़ी बात है हम आपके साथ में हैं, इसलिए भी आप इसमें अच्छा कर सकते हैं। फिर पूछा गया है ये 22 जनवरी की स्क्रिप्ट है, हम तो प्रयास कर रहे हैं कि डेली आपके साथ एक एक स्क्रिप्ट पर चर्चा करते रहें। फिर पूछा गया है व्हिच सिटी ब्लू सिटी, व्हिच सिटी इज पिंक सिटी, पिंक सिटी किसे अभी चर्चा में क्यों रही है। अभी आपने देखा कि पिंक सिटी जयपुर चर्चा में रही क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे और प्रधानमंत्री जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ पिंक सिटी में एक शो भी किया था, तो बड़ी चर्चा में रही है। क्या आप वहां गए हैं, व्हाट आर द प्लेसेस टू विजिट देयर, व्हिच आर द 7 स्टार होटल इन जोधपुर। ठीक है, 7 स्टार होटल के बारे में पूछा गया, 5 स्टार 7 स्टार होटल के बारे में पूछा गया है। 5 स्टार और 7 स्टार होटल क्या होता है, इसको जो रेटिंग दी जाती है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। व्हाई राजस्थान गेटिंग सो मेनी टूरिस्ट। ठीक है, अब आप सभी, अब ढेर सारे आप सभी छात्र राजस्थान से जुड़े हुए हैं। ठीक है, राजस्थान में सत्ता परिवर्तन भी हुआ है और राजस्थान में टूरिस्ट, आप देखें एक बड़ी संख्या में वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। वहाँ पर आपके जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं, आपके रिलीजियस प्लेस हैं और आपके नेचुरल प्लेस भी हैं, सभी हैं वहाँ पर। इस तरीके से वहाँ क्या है, एक तरीके से टूरिज्म को जो है अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए वो कार्य कर रहा है और टूरिज्म का एक हब बना हुआ है आपका। जोधपुर है, जयपुर है, भरतपुर है, ये सभी क्या हैं, टूरिज्म के जो है हब बने हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है व्हिच उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स, एनी लेक्स यू नो, प्लेसेस टू विजिट इन उदयपुर। मीरा कृष्णा डिवोट बट सी इज अकॉर्डिंग टू राम भजन आल्सो, कैन यू नेम फ्यू भजन, क्या आप कुछ भजन के नाम बताएंगे। राम
राम के भजन के बारे में पूछा गया है, और फिर मीरा और कृष्णा के बारे में पूछा गया, मीरा के भजन के बारे में पूछा गया। आप देखिए कैसे प्रश्न आगे बढ़ रहे हैं। अब ये प्रश्न आपको किस दिशा में लेकर के जा सकते हैं इसके बारे में कोई नहीं कह सकता, केवल आपके भाग्य की बात होती है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। व्हाट आर द मेथड्स टू कीप टू द चेक ऑन द इलेक्शन स्पेंडिंग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन अभी क्यों चर्चा में रहा है, इलेक्शन कमीशन कैसे ट्रांसपेरेंसी लेकर के आएगा, तो ढेर सारे प्रश्न मित्रों यहाँ से पूछे गए हैं। आपको इस पूरे स्क्रिप्ट के आधार को, स्क्रिप्ट को बेस बनाते हुए आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहना है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं करंट इशूज आपके हैं, प्लस आपके जो है जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं जो आपके डेप पर आधारित है, सभी से प्रश्न, ऐसा नहीं अलग अलग मेंबर्स अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे हैं। तो आपको भी ऐसे प्रश्नों के संबंध में अपना एक पूरा व्यूज बनाए रखना चाहिए, कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, बाकी हम आपके साथ लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, इन चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा कैसे कैसे स्क्रिप्ट, तो आपको इस पर रुकना नहीं है, आपको इस पर कंटिन्यू अपना काम करते रहना है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ईपीएफओ की बात करते हैं, तो आप जानते हैं ईपीएफओ की स्थापना 15 नवंबर 15 भारत सरकार का एक सामाजिक सुरक्षा का एक बेहतरीन संगठन है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा का संगठन है। और ईपीएफओ इसकी स्थापना क्यों की गई, पहला प्रश्न तो यहां पर यह बनता क्यों की गई। इसलिए की गई जिससे कि स्वयं सरकार क्या करे, सामाजिक सुरक्षा के लिए कार्य कर सके। ठीक है, आप जानते हैं कि संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो आपके संविधान के भाग 4 में आप देखें अनुच्छेद 41, 42, 43 इन सभी अनुच्छेदों में आप यहां तक कि आप देख सकते हैं कि 38, 39 यहां पर भी आप देख सकते हैं। इसमें जो कल्याणकारी राज्य के जो उद्देश्य थे, जो राज्य को सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध कराना था, उस सामाजिक सुरक्षा को राज्य कैसे उपलब्ध कराए, देश कैसे उपलब्ध कराए, सरकार कैसे उपलब्ध कराए, ठीक है, इन सभी पर ध्यान देना था। तो भाग 4 के जो लक्ष्य रहे हैं, इसका जो आदर्श रहा है, उस आदर्श में क्या छिपा है, सामाजिक सुरक्षा। सोशल सिक्योरिटी छुपी हुई है, सामाजिक सुरक्षा है और कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना है। ठीक है, और इस सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी राज्य को कहां से मिल रहा है, वास्तव में इसको मिल रहा है समाजवादी दर्शन से। राज्य का जो समाजवादी दर्शन है, इनको सबको पूरा करने के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी कि राज्य क्या करे, ये सब किसको पूरा करना था, ये सब राज्य को पूरा करना था। ठीक है, और राज्य द्वारा इसी को पूरा करने के लिए क्या किया गया, एक ऐसे संगठन को लाए जाने की बात की गई जिससे कि वो सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके, सोशल सिक्योरिटी को वो दे सके। और इसी सोशल सिक्योरिटी को देने के लिए भारत के राष्ट्रपति महोदय ने, महामहिम राष्ट्रपति ने एक ऐसे विचार को जन्म दिया कि हम कहीं ना कहीं राज्य स्वयं से सोशल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। और इसीलिए प्रारंभ में क्या किया गया, संगठित क्षेत्रों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाए जाने के उद्देश्य से क्या किया गया, एक ऐसे संगठन को संकल्पित किया गया जो क्या करे, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दे। और इसीलिए ईपीएफओ की संगठन की आवश्यकता हुई। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही राज्य द्वारा क्या किया गया, स्थापना की गई। इसकी ईपीएफओ संगठन की स्थापना की गई, आप जानते हैं 15 नवंबर 1952 को। 15 नवंबर 1952 को इस संगठन को लाया गया। लेकिन इस संगठन को लाने के लिए क्या रहा, एक बड़ी प्रक्रिया भी हुई, एक बड़ी प्रक्रिया का पालन किया गया। ठीक है, इस प्रक्रिया के पालन करते समय आप देखते हैं कि इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इसके लिए 15 नवंबर 1951 को कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश लाया जाता है।
इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि अध्यादेश लाया जाता है। 1951 में अध्यादेश लाया जाता है, ऑर्डिनेंस लाया जाता है, और फिर इसी ऑर्डिनेंस को संसद में फिर रखा जाता है और संसद में 15वें विधेयक के रूप में इसे पारित किया जाता है। संसद में इसे 1952 में 15वें विधेयक के रूप में इसे पारित किया जाता है। और इस तरीके से ये संगठन क्या बन जाता है, ये एक सांविधिक संगठन बन जाता है। इसकी हम बात करें तो ये क्या है, एक सांविधिक, संवैधानिक नहीं है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। एक सांविधिक संगठन है, इसको आप कहेंगे स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन। स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन है ये एक सांविधिक संगठन है, ठीक है, एक स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक सामाजिक संगठन के रूप में ये अपना कार्य करना प्रारंभ करता है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा है आपका सांविधिक संगठन, स्टेचुरी कमीशन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना हो जाती है और ये जम्मू कश्मीर को छोड़ करके और संसद द्वारा ये स्थापित कर दिया गया, ठीक है। ईपीएफ एमपी विविध प्रावधान अधिनियम द्वारा ये स्थापित कर दिया जाता है और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर भी अब इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। ये एक्ट जब लागू कर दिया गया तो ये जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे देश भर में लागू था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हो जाता है और नया एक्ट पारित किया जाता है तो अब ये जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब नए जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ये अब अधिनियमित कर दिया गया है, अर्थात ईपीएफओ एक्ट अब जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश भर में लागू है, ठीक है। जो एक सांविधिक संगठन के रूप में, एक स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में क्या कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर रहा है, सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहा है, ठीक है। तो इससे जुड़े ढेर सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक प्रश्न है यहाँ से, इसलिए प्रश्न यहाँ पर जनरेट होता है, ठीक है। हालांकि इसके हमारे जो क्लासेज हो गई है, इस क्लासेज में भी इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो आप क्लासेज में जुड़ करके ऐप के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग क्लासेज है उसमें आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर सारे प्रश्नों पर हम लोग एक साथ पूरी चर्चा किए हुए हैं, वहाँ से भी आप इस पूरी क्लास को देख सकते हैं। तो दोनों तरीके से अब आपको एक रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलती रहेगी और आपको रेगुलर क्लास, रिवीजन क्लास भी मिलती रहेगी। आप लोग जो अभी तक इंटरव्यू बैचेज से नहीं जुड़े हैं, आप जुड़ करके और आप दोनों क्लासेस को क्या कर सकते हैं, देख करके और अपने उस स्तर को जो आज एट प्रेजेंट आपका जो अभी इंटरव्यू का लेवल है, उस लेवल में आप देखेंगे आप में कितना सुधार आ रहा है, इसके माध्यम से आप अपने सुधार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप इससे जुड़े सब जो भी प्रश्न बन सकते हैं, इन सारे प्रश्नों को आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले तो है कि ईपीएफओ की स्थापना क्यों की गई, आखिर कारण क्या था, क्या जरूरत थी ये सब इतने बड़े संगठन की आवश्यकता जो है स्थापना करने की। तो आपका आंसर होगा कि श्रीमान जी, भारत एक कल्याणकारी राज्य है और भारत के संविधान में भी भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत राज्य को कल्याणकारी बनाया गया है और समाजवादी राज्य बनाया गया है, जहां राज्य क्या करेगा, अपने नागरिकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या करता है, उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। और इसी उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक ऐसे संगठन को रूपांकित किया गया, एक ऐसे संगठन को स्थापित किया गया जिसके माध्यम से सामाजिक सुरक्षा की गारंटी राज्य दे सके। और इसीलिए 1952 में ऐसे संगठन की स्थापना की गई। यद्यपि इसके प्रयास 1950 से 51 से ही प्रारंभ हो गए थे और बाद में फिर संसद द्वारा क्या किया गया, अपने 15वें संसदीय विधेयक अधिनियम के रूप में इसको स्थापित किया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसको अनुमति दे दी जाती है और इस प्रकार से ये केंद्रीय जो संगठन के रूप में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रूप में ये स्थापित हो जाता है, जो उस समय से क्या कर रहा है, सामाजिक सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए
और संगठित क्षेत्र के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो अब आपको वहां से लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब इस पर आपको क्या करना है, रिवीजन पूरा करते रहना है। यहीं से आप लोग क्या करेंगे, इस पूरे क्लास के माध्यम से अपने बेसिक को आप रिवीजन करते रहें, ठीक है। तो इसी क्लास को हम लोग इसी तरीके से एक तरीके से आपको बताते रहेंगे। इसी के आगे हम अपनी अगली क्लास में फिर आगे आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, इसमें आप लोग स्क्रूड भी देखते रहिए, इसका भी रिवीजन भी करते रहिए, और इस क्लास को आगे आप जो है कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आप ऐप को डाउन करके हमारे ऐप से जुड़ करके इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी क्लास के लिए आप DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप लगातार इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़े रहेंगे, तब तक जब तक कि आपका इंटरव्यू हो नहीं जाता है। इंटरव्यू हो जाए, आप सेलेक्ट हो जाए, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। उसके बाद फिर आप बात का समय तो फिर आपका है, क्योंकि आप विजेता बन चुके हैं। ये विजेता आपको आगे सदैव आपके जीवन में भी विजेता बनाए रखेंगे, ठीक है। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में